हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट प्रीलिम 2021 में करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज का हम रिवीजन करेंगे आने वाले 2021 प्रीलिम्स के लिए। तो आप ओनली आइज की तरफ से ओनली आइज का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आइज नथिंग एल्स के नाम से आपको सर्च करना होगा। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। इस चैनल पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीसी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। कुछ साथी बोल रहे हैं कि इन एमसीक्यूज के प्लेलिस्ट बना दो, तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करें, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप पीडीएफ पीपीटी फॉर्मेट में आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। 31 मई 2021 से ओनली आइज की तरफ से एक नया कोर्स शुरू हो रहा है, डीपीपी डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्लास 6 से 12 तक की टेस्ट सीरीज रहेगी एनसीईआरटी बुक वाइज, और अपने एनसीईआरटीज़ के वीडियोस भी रहेंगे क्लास 6 से 12। फिर अपने सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे। रोजाना 10 एमसीक्यूज होंगे, रोज़ पढ़ाई करो, रोज टेस्ट दो। इस तरीके से आपको मेंस और प्री दोनों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको फुल लेंथ जीएस के टेस्ट भी मिलेंगे, सी सेट भी मिलेगी, ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलेगी। यू कैन यूज़ इट विया मोबाइल, और नहीं तो आप कंप्यूटर लैपटॉप से वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको जाना होगा dpp.onlyas.in, ये वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आप जाके एनरोल कर सकते हो। नहीं तो अगर कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप मोबाइल नंबर दिया हुआ है 7007931912, इस नंबर पे कॉल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से दिया हुआ है, राष्ट्रीय अनुसूचित जो जाति आयोग है उससे रिलेटेड दिया हुआ है। शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी के लिए जो कमीशन बना हुआ है उससे रिलेटेड हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं। और क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इनकरेक्ट पूछा है, ना कि हमें करेक्ट पूछा है। देखो, पहला दिया है कि द कमीशन इज वेस्टेड विद द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर, मतलब कमीशन जो है वो अपनी खुद की प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है। दूसरा बोला है कि जब भी कभी ये कमीशन किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, कभी किसी कंप्लेंट को लेके अगर इंक्वायरी करेगा, तो इसके पास सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट दोनों के पावर्स रहेंगे। ठीक है, देखो आपने पॉलिटिक कहीं से भी पढ़ी हो, किसी भी बुक से पढ़ी हो, किसी यूट्यूब से पढ़ी हो, कहीं से भी आपने पढ़ी हो, तो आपको पहला स्टेटमेंट तो पता है कि करेक्ट है, क्योंकि कमीशन के पास अपना पावर है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके पास अपना पावर है कि भाई अपनी जो प्रोसीजर है उसको कैसे रेगुलेट करें। देखिए, सेकंड में जो बात है, इसके पास कमीशन के पास सिर्फ सिविल पावर है, ना कि क्रिमिनल पावर्स हैं। ठीक है, ये किसी को जेल नहीं भेज सकता है। देखो, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में बेसिक होता है कि जैसे अगर हम कुछ सिविल रॉन्ग्स करते हैं, मान लीजिए कि मकान मालिक से रेंट को लेके, किराए को लेके झगड़ा हो गया, तो वो एक सिविल मैटर होगा। क्रिमिनल में होगा, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, चोरी कर ली, तो इस तरीके के। तो सिविल रॉन्ग को हम सिविल कोर्ट में ट्राई करते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में हम फौजदारी के मुकदमे को देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, हमें इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, हमारे जो शेड्यूल ट्राइब है उनको, उनके जो राइट्स है उनका वायलेशन ना हो, उनके स्टैंडर्ड में उनके जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसके अंदर इंक्रीज हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल जो अपना शेड्यूल ट्राइब के लिए जो कमीशन बनाया गया, हिंदी में आप यहाँ देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 1 मिलियन फॉर 1 बिलियन प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज़ में था। 1M 1B ये किससे रिलेटेड है? कोई सोशल इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। देखो, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोशल इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। देखिए, ये क्या है कि यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट, मतलब एक एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका ये काम होगा कि हम 1 मिलियन यानी कि लगभग 10 लाख लोगों को ट्रेन करेंगे, उनका स्किल में डेवलपमेंट करेंगे, ताकि फिर वो आगे जो है अपना जो बेनिफिट है वो लगभग 1 बिलियन लोगों तक पहुंचा सकें। ठीक है, तो ये इसमें चीज़ है। और यहाँ बाकी आप डिटेल जो है वो यहाँ से आप देख सकते हो, इसके अंदर इंग्लिश में, यहाँ पर आप हिंदी में देख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको हम नाविक के नाम से भी जानते हैं। 2 हमें स्टेटमेंट दिए हैं, हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट में बोला है कि जो अपना वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS है, ठीक है, और ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा संचालित है, और रिसेंटली अपने IRNSS को इस WWRNS का एक कंपोनेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरा बोला है कि IRNSS का डिज़ाइन और इसलिए किया गया है
कि ये इंडियन ओशियन के अंदर जो नेविगेशन से रिलेटेड जो एक्यूरेट पोजीशन है वो बता सके। देखो IRNSS किस लिए बनाया गया था? अमेरिका के पास अपना GPS सिस्टम है, ठीक है, रशिया के पास अपना ग्लोनास है, चाइना के पास अपना बेरड्यू है। हमारे मोबाइल के अंदर आप लोग जनरली देखते होंगे कि हमारे मोबाइल्स के अंदर GPS होता है। हमें कहीं जाना होता है, हमें अगर उस जगह के बारे में नहीं पता है तो हम अपना GPS ऑन कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ये जो GPS है वो अमेरिका से ऑपरेट होता है, ठीक है। हमने अपना इंडिजीनस प्रोग्राम बनाया कि भाई हम भी अपने जो है वो सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेंगे और इन सैटेलाइट के थ्रू हमारे लोग भी जो है वो अपनी पोजीशनिंग देख पाएंगे। तो ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम के तहत हमने क्या किया, 8 हमने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हालांकि हमने 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं बट एक फेल हो गया, तो 8 सैटेलाइट हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। अब इसमें क्या है, इसका जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इस सैटेलाइट के थ्रू क्या होगा, भारत के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के तहत जो रेडियस होगी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्थिति, अपनी जो पोजीशन है उसका पता कर सकते हैं। तो हमारे इंडियन ओशियन के आसपास जो शिप्स वगैरह आती हैं, चाहे मर्चेंट शिप हो, ट्रोलर्स वगैरह हों, वो इस IRNSS का यूज़ करके अपने मोबाइल के थ्रू या अपने डिवाइसेस के थ्रू यूज़ करके वो डायरेक्शन वगैरह पता कर सकते हैं। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट तो देखो बिल्कुल सही है। बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की। तो देखो ये क्या है कि वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है ना, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का नहीं है, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सा सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखो दूसरा बिल्कुल सही है और पहला बिल्कुल गलत है। अब आप ये सोचोगे कि भाई हमारा मोबाइल वगैरह में हम IRNSS का यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी जो मोबाइल वगैरह बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं कि वो सिर्फ GPS को सपोर्ट करते हैं। जब कुछ ऐसे मोबाइल बनने लग जाएंगे कि जो कि IRNSS को सपोर्ट करते हैं तो हम अपना नेविगेशन सिस्टम है वो यूज़ कर सकते हैं, फिर उसके बाद में हमें जो है वो GPS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 7 सैटेलाइट की जगह अपडेट कर लेना, इसमें 8 सैटेलाइट है, बाकी 3 जियो स्टेशनरी हैं। जियो स्टेशनरी होता है कि वो धरती से अगर हम देखेंगे तो लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे रहते हैं और वो धरती के अगर किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो हमें लगेगा कि भाई सीधा है। जियो स्टेशनरी मतलब होता है भू स्थिर उपग्रह, ठीक है। तो इसमें 3 जियो स्टेशनरी थे और बाकी 5 जो है वो जियो सिंक्रोनस थे। शायद 2016 या 2017 के ये प्रीलिम्स में आया था इससे रिलेटेड, IRNSS से रिलेटेड। उसमें एक ऑप्शन ऐसा भी दिया हुआ था कि इसकी रेंज जो है वो 4000 किलोमीटर है, ऐसा कुछ रेंज करके। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर नहीं है, सिर्फ 1500 किलोमीटर जो है वो अपने जो बॉर्डर है वो उतनी ही रेंज है इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि भाई FDI और FPI में क्या अंतर है। देखो पहला बोला है कि FDI जो है वो FPI की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है। दूसरा बोला है कि FPI के थ्रू जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में होता है। FDI के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आता है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ में आता है और बाकी नॉन फाइनेंशियल अवेन्यूज़ में भी आता है। देखो FDI और FPI के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, उन्हें लगता है कि भारत के अंदर अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें कई बार बेटर रिटर्न भी मिलता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उन्हें खबर लगती है, जैसे ही आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि फिच की रेटिंग हो गई, क्रिजिल की रेटिंग हो गई और ये इसकी रेटिंग हो गई, उसकी रेटिंग हो गई, तो उन्हें लगता है कि भाई भारत के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद नहीं है, तो वो अपने पैसे निकाल लेते हैं। FPI की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। FPI स्टेबल नहीं होती लेकिन FDI स्टेबल होती है। आप कई बार देखते होंगे न्यूज़ में कि सरकार ने इस क्षेत्र के अंदर FDI को लिबरलाइज कर दिया है। पहले 49% था, अब 74% कर सकते हैं। तो FDI हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लाइक मान लीजिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कर लिया, एविएशन सेक्टर के अंदर कर लिया, तो पहला बिल्कुल सही हो गया। FDI जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है FPI की तुलना में। FPI वाले तो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें अगर खबर लगती है कि भाई इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है तो वो अपने पैसे निकाल लेते हैं। दूसरा देखो बिल्कुल सही है, FPI के अंदर तो सिर्फ पैसे आते हैं, हमारे यहाँ देश में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है। बट FDI के अंदर क्या होता है कि पैसे तो आएंगे ही आएंगे, बट साथ साथ में क्या होंगे, जो टेक्निकल नॉलेज वगैरह ये सब आएंगे। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि कोई फॉरेन की जो कंपनी है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि हमारा जो यहाँ पे ऑटो सेक्टर है उसके अंदर FDI कुछ इन्वेस्टमेंट करेगी, किसी कंपनी के अंदर अपने स्टैक्स खरीद लेगी, तो फिर वो क्या करेगी, अपने साथ में टेक्नोलॉजी भी लेके आएगी, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो गया, बोथ 1 और 2 यहाँ पे आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड से दिया हुआ है, बहुत हॉट टॉपिक है और पॉसिबल है कि भाई ये मेंस के अंदर भी आ जाए, ठीक है,
क्योंकि ये हुआ था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सरकार जो है वो लगातार इसको डिफेंड कर रही है, बट बाकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कुछ एनजीओज हैं, इवन जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी बोला है कि भाई इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है इसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही है। पहला देखिए क्या बोला है कि इसके अंदर आरपीए जो अपना 1950 वाला जो एक्ट है उसके तहत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर है वो सारी की सारी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकती हैं। दूसरा बोला है कि भारत के सिटीजन, भारत के जो नागरिक या फिर ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर बनाई गई है या इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। देखो पहला गलत है, क्योंकि आरपीए 1950 नहीं, आरपीए 1951 के तहत जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हैं वो बॉन्ड को जो है वो रिसीव कर सकती है। ये सिर्फ एक कंडीशन है। इसके अलावा सेकंड कंडीशन क्या है कि वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए जिसको रिसेंटली हेल्ड जनरल इलेक्शन, जो आम चुनाव होते हैं एमपी वाले या फिर जो रिसेंटली हेल्ड अपने स्टेट असेंबली वाले इलेक्शन होते हैं उसके अंदर उसको एटलीस्ट 1% जो है वो वोट मिले हो। दूसरा बिल्कुल सही है, कोई भारत का नागरिक, कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वो बॉन्ड को परचेज कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। पहला गलत है। और इसमें जो है कि जो अपनी एसबीआई की जो ब्रांच होती है, कुछ लिमिटेड ब्रांचेज होती है, वहाँ से जाके बॉन्ड खरीद सकते हैं और फिर उसको किसी पॉलिटिकल पार्टी को जमा करवा सकते हैं। हिंदी में आप यहाँ देख सकते हो। और पिछला अपना सेशन था उसमें था कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, तो 2 एनजीओ या 2 एजेंसीज हैं, एक कंसर्न वर्ल्ड लाइफ है और दूसरा वेल्थ हंगर लाइफ है, वो दोनों इसको रिलीज करती है। आज आपको बताना है कि भाई ये अपना जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट कितनी है, ठीक है। कितने का बॉन्ड हम मिनिमम खरीद सकते हैं और मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर लाइक भी कर सकते हैं और इन वीडियोस को कैसे हम और ज़्यादा बेटर इंप्रूव कर सकते हैं आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। तो ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर